नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सामाजिक कुरीतियों के पिछले 2 भाग के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा कर चुका हूं। आज सामाजिक कुरीतियों के तीसरे और अंतिम भाग के अंदर आपको लेकर आया हूं कई कुरीतियों के ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से आदिवासी समाज के अंदर एक प्रचलित प्रथा थी डाकन प्रथा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, परीक्षा के अंदर इस डाकन प्रथा के ऊपर भी सवाल कई बार पूछा गया है। जब मैं राजस्थान की सामाजिक कुरीतियों के अंदर डाकन प्रथा का जिक्र करता हूं तो विशेष रूप से यह डाकन प्रथा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, यह मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भील, मीणा और आदिवासी समुदाय के अंदर यह प्रथा प्रचलित रही। और इस प्रथा के अंदर कहते हैं कि राजस्थान के भील, मीणा आदिवासी समाज के अंदर किसी औरत के अंदर अतृप्त आत्मा का प्रवेश मानकर उस पर डाकन होने का आरोप लगा दिया जाता था। उसे यातनाएं दी जाती थी, उसे गरम सलाखों से पीटा जाता था, उसे कोड़ों से पीटा जाता था। विद्यार्थियों, उसे टॉर्चर किया जाता था और ऐसी औरत को डाकन का नाम दे दिया जाता था। परीक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यह प्रथा राजस्थान में विशेष रूप से भील, मीणा इत्यादि आदिवासी समाज के अंदर लोकप्रिय रही है। देखिए, अभी तक जितनी प्रथाएं हमने यूज की ना, उसमें ज्यादातर, जितनी प्रथाओं की बात करी ना, उसमें ज्यादातर, चाहे वो त्याग प्रथा रही हो, चाहे सती प्रथा रही हो, ये प्रथाएं आपको जानकारी हो राजस्थान के राजपूत समाज के अंदर प्रचलित रही। चाहे वो कन्यावध की प्रथा रही हो, ये राजपूत समाज में प्रचलित रही। लेकिन डाकन प्रथा भील, मीणा आदिवासी समाज के अंदर जो है वो प्रचलित प्रथा रही। इस प्रथा के अंदर किसी औरत के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता था कि उसके अंदर अतृप्त आत्मा का प्रवेश है, उसके अंदर कोई भूतन है, उसके अंदर कोई चुड़ैल है, और इस प्रकार का आरोप लगाकर और उस औरत को टॉर्चर किया जाता था, उस औरत को यातनाएं दी जाती थी। आप समझिए इस बात को कि राजस्थान के अंदर, खास तौर से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो अशिक्षित आदिवासी समाज था, उस अशिक्षित आदिवासी समाज के अंदर अंधविश्वास इस कदर व्याप्त था कि एक औरत के ऊपर उसकी निजी स्वतंत्रता का हनन करते हुए, आपको जानकारी हो, उस औरत को इस कदर टॉर्चर किया जाता था जो जिंदगी से भी, जो मौत से भी बदतर था। विद्यार्थियों, ऐसी औरत पर डाकन होने का आरोप लगा दिया जाता था। मैं जब इस डाकन प्रथा की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, जिक्र आता है राजस्थान के अंदर एक बटालियन हुआ करती थी 1857 की क्रांति से पहले, जिस बटालियन का नाम है मेवाड़ भील कौर। विद्यार्थियों, ये बटालियन मेवाड़ भील कौर की जब मैं चर्चा करता हूं, वैसे इसकी स्थापना 1837 के अंदर मानी जाती है, लेकिन कई ऐसे स्रोत भी है, आपको जानकारी हो, कई स्रोत 1837 मानते हैं तो कई स्रोत इसकी स्थापना का वर्ष 1841 मानते हैं। 24 अप्रैल 2016 को जब कॉलेज व्याख्याता का, आपको जानकारी हो, प्रश्न पत्र आया, कॉलेज व्याख्याता के प्रश्न पत्र के अंदर जो राजस्थान जी के 50 अंक का कॉलेज लेक्चरर में 3rd पेपर होता है, उसमें मेवाड़ भील कौर की स्थापना का वर्ष पूछा गया और उसमें 1841 विकल्प में भी नहीं था और 1837 विकल्प में था और आरपीएससी ने 1837 उसको सही किया। आपको जानकारी हो, मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1837 के अंदर हुई। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं यहां पर कि मेवाड़ भील कौर, आपको ध्यान हो, सन 57 की क्रांति अगर आपने पढ़ी है तो उदयपुर के खेरवाड़ा छावनी के अंदर, उदयपुर के अंदर जो वर्तमान में खेरवाड़ा आता है, उस समय 57 की क्रांति के दौरान वो खेरवाड़ा एक सैनिक छावनी रही जहां मेवाड़ भील कौर तैनात थी। और उस खेरवाड़ा के अंदर आपको जानकारी हो, मैं उसी खेरवाड़ा की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बात 1857 की क्रांति के समय की नहीं, मैं उससे 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1853 की बात कर रहा हूं। 1853 के अंदर मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के दौरान भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। तो 1853 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल की बात है। आपको जानकारी हो, 1853 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के काल की घटना बता रहा हूं। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल के अंदर कहते हैं कि ये जो मेवाड़ भील कौर है, एमबीसी, ये जो मेवाड़ भील कौर है एमबीसी, इसके कमांडेंट हुआ करते थे जेसी ब्रुक। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि मेवाड़ भील
कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक हुआ करते थे। और जब मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक बनकर आए तो विद्यार्थियों आपको बताना चाहूंगा कि 1857 से 4 साल पहले यानी कि 1853 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल में जब मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक बनकर आए तो उनके द्वारा इस प्रथा को गैरकानूनी मान लिया गया, इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया। आपको जानकारी हो इस प्रथा को समाप्त किया किसने मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, या यूं कहूं कि इस प्रथा को समाप्त करने के अंदर सबसे बड़ी जो वकालत की, सबसे बड़ा प्रयास जो हुआ वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल के अंदर। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल के अंदर विद्यार्थियों मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक हुआ करते थे। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो ये मेवाड़ भील कौर की बटालियन जिसकी स्थापना कब हुई, 1837 के अंदर हुई। जरा ध्यान देना, मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1837 में हुई। हालांकि 1837 अगर विकल्प में नहीं है तो 1841 का वर्ष दिमाग में रखें। आपको जानकारी हो 1853 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे और उनके काल के अंदर मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट बनकर आए जेसी ब्रुक। उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। ये यूं कहूं कि जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा के क्षेत्र के अंदर इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित ही कर दिया। बाद में फिर स्वरूप सिंह जी ने भी इस प्रथा के विरोध में एक्शन लिए, लेकिन जेसी ब्रुक ने इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। आपको जानकारी हो राजस्थान के खेरवाड़ा के अंदर, और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह जी थे। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल में कमांडेंट बनकर कौन आए थे, जेसी ब्रुक बनकर आए थे। और मेवाड़ के भील कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के काल में आपको जानकारी हो इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया, डाकन प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। किसी भी शब्द के रूप में कहूं, लेकिन कहने का मतलब कि भील मीणा आदिवासी समाज में एक औरत को उसमें अतृप्त या चुड़ैल आत्मा का प्रवेश मानकर उसको टॉर्चर करना, उसे यातनाएं देना। और विद्यार्थियों मेवाड़ भील कौर के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने 1853 के अंदर खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। मैं राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की जब प्रथाओं पर आपको लेकर चल रहा हूं तो राजस्थान की प्रथाओं के अंदर मैं एक और प्रथा के ऊपर आना चाहूंगा। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो मैं आना चाहूंगा दास प्रथा के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण बात, जरा ध्यान दीजिए। मैं राजस्थान के अंदर जो कुरीतियां व्याप्त रही उन कुरीतियों के अंदर एक और कुरीति के ऊपर आ रहा हूं, दास प्रथा के ऊपर आ रहा हूं। जरा ध्यान देना, मैं दास प्रथा की चर्चा कर रहा हूं। और जब मैं दास प्रथा की चर्चा करता हूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो दास प्रथा के अंदर विशेष रूप से राजस्थान में कई प्रकार से दास बनाए जाते थे। दास का मतलब गुलाम। अगर आपने तुगलक वंश के शासक, आपको जानकारी हो मैं एक सवाल आपके लिए भारतीय इतिहास का छोड़ रहा हूं, कौन सा ऐसा शासक था जिसके काल में दास ही दास थे, यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा दास प्रथा युद्ध के समय जो बंदी बनाए जाते थे, युद्ध के समय जो बंदी बनाए जाते थे, या फिर जिन व्यक्तियों को क्रय विक्रय करके लाया जाता था, या फिर जो वंशानुगत दास थे यानी कि जिनके पिता दास रहे उनके बेटे भी संबंधित स्वामी के वंशजों की सेवा में लगे रहते थे। आपको जानकारी हो राजस्थान के अंदर भी ये दास प्रथा। आप सोचिए आज हम आजाद है, आज हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आज हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जैविक और दैहिक स्वतंत्रता देता है। लेकिन वो जमाना था जब इंसान की स्वतंत्रता नहीं थी, जब आदमी की स्वतंत्रता नहीं थी, जब मानव स्वतंत्र नहीं था, जब मानव खरीदा जाता था, जब मानव बेचा जाता था। आपको जानकारी हो ये दास कई तरीके से बनाए जाते थे। सपोज किसी व्यक्ति को युद्ध में बंदी बना दिया, वो सामने वाले राजा का जिसने बंदी बनाया उसका हमेशा के लिए दास बन गया। आपको जानकारी हो जैसे सपोज लड़की की शादी होती थी, लड़की के साथ में दहेज के अंदर दासियों को भेज दिया जाता था, वो दास बन जाया करते थे। आपको जानकारी हो खरीद कर क्रय विक्रय के द्वारा यानी इंसानों का बाजार लगता था, इंसानों को खरीदा जाता था और इंसानों को बेचा जाता था। इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी, इंसान खरीदे बेचे जाते थे।
कई ऐसे दास भी थे जो वंशानुगत आधार पर किसी स्वामी और उसके परिवार की, उसके आने वाले वंश की भी सेवा में लगे रहते थे। अब सोचिए, कई परिवार, जैसे आपको पता है ना, अगर आपने गुलाम वंश पढ़ा है भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कहने का मतलब, फिरोज तुगलक के काल में भी बहुत सारे दासों का भंडार था। कहने का मतलब, युद्ध में बंदी बनाया तो दास बन गया, खरीद लिया किसी व्यक्ति को तो दास बन गया। आपको ध्यान हो, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मलिक कफूर हम पढ़ते हैं, वो क्या था? गुलामी तो था। आपको जानकारी हो, कई दास वंशानुगत आधार पर रहते थे। अगर मान लो एक आदमी किसी राजा का दास है, उसका बेटा भी उस राजा का या राजा के बेटे का या उसके परिवार का दास ऑटोमेटिकली वंशानुगत तरीके से बन जाया करता था। राजस्थान के अंदर विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये दास प्रथा भी एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में रही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कहते हैं कि राजघरानों में एक अलग से दास विभाग भी होता था जो इन दासों की मॉनिटरिंग करता था। आपको जानकारी हो, राजस्थान के कई घरानों के अंदर भी अलग से एक दास विभाग होता था और इस दास विभाग का काम था गुलामों की मॉनिटरिंग करना। देखो, एक दो गुलाम हो तो ध्यान रहे, हजारों की तादाद में राजाओं के गुलाम होते थे, हजारों लाखों की तादाद में राजाओं के गुलाम होते थे। ऐसे गुलाम होते थे जो खरीद कर लाए जाते थे, ऐसे गुलाम होते थे जो युद्ध में बंदी बनाकर लाए जाते थे, ऐसे दासियां होती थी जो लड़की के साथ, रानी के साथ, जो इस घराने के अंदर दूसरे घर से शादी होकर आई है, उसके साथ में लड़कियां दासी बनकर आती थी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजघरानों में पृथक से दास विभाग होता था और इस दास विभाग को कहते थे राजलोक विभाग। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि राजघरानों के अंदर दास विभाग अलग से होता था और उस दास विभाग को कहते थे राजलोक विभाग, राजलोक विभाग, राजलोक विभाग। विद्यार्थियों, कहते हैं कि इस दास प्रथा के ऊपर 1832 के अंदर रोक लगाई विलियम बेंटिक ने। ध्यान देना, 1832 के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। अभी भारत के गवर्नर जनरल 1833 में बनेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे मिस्टर विलियम बेंटिक, जो 1829 में सती प्रथा का निरोधक कानून लाए हैं। वही विलियम बेंटिक 1832 के अंदर कहते हैं कि 1832 के अंदर भारत के बंगाल के तत्कालीन, बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने मिस्टर विलियम बेंटिक। उन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई। मैं बात केवल राजस्थान की नहीं कर रहा हूं, विलियम बेंटिक का जो अधिकार क्षेत्र था, उसने अपने अधिकार क्षेत्र में दास प्रथा पर रोक लगाई, लेकिन इसका परिणाम राजस्थान पर हुआ। और इसका परिणाम राजस्थान पर क्या हुआ? 1832 के अंदर ही हाड़ौती के अंदर बूंदी के महाराव राम सिंह और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, दोनों अलग अलग है राम सिंह, लेकिन नाम राम सिंह है। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सबसे पहले रोक जिस रियासत ने लगाई, राजस्थान के अंदर अगर दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक की बात करूं, राजस्थान के अंदर अगर दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक की बात करूं तो 1832 के अंदर सबसे पहले रोक लगी और यह रोक लगाई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। दोनों राज्यों ने एक साथ रोक लगाई, इसलिए मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, दोनों राम सिंह अलग अलग है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय और बूंदी के महाराव राम सिंह। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय और बूंदी के महाराव बूंदी में एक ही राम सिंह इसलिए राम सिंह, कोटा में दो राम सिंह इसलिए राम सिंह सेकंड। कोटा के अंदर राम सिंह द्वितीय और बूंदी के अंदर राम सिंह। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इन दोनों के काल के अंदर, कोटा में राम सिंह द्वितीय और बूंदी में राम सिंह, इन दोनों ने यानी कि हाड़ौती के अंदर सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई गई और दास प्रथा पर रोक लगी थी 1832 के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। लेकिन जब मैं दास प्रथा की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, मैं दो शब्दों पर आपका ध्यान जरूर लाना चाहूंगा। एक शब्द है परदायत और एक शब्द है पासवान। जरा ध्यान दें, क्योंकि ये परदायत और ये पासवान भी वास्तव में इस दास प्रथा की ही उपज मानी जाती है। जब राजा किसी दासी को विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी बनाते थे
जिनके साथ में राजा के नाजायज संबंध हुआ करते थे और जिनसे राजा जो संतान पैदा करता था जिसको दासी पुत्र कहा गया। अगर आपने मेवाड़ घराने की बात सुनी है तो मेवाड़ घराने के अंदर राणा सांगा के बड़े भाई उड़ना पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर का नाम सुना होगा। और वो बनवीर जो बनवीर 1534 के अंदर 34 में आपको जानकारी हो चित्तौड़ का द्वितीय साके के समय विक्रमादित्य शासक था, लेकिन 1534 के 2 साल बाद 1536 में उस विक्रमादित्य की हत्या वो दासी पुत्र बनवीर करता है। और तब विक्रम के छोटे भाई उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किले में जाकर शरण लेनी पड़ती और उस उदय सिंह को पन्ना धाय बचाती अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। लेकिन ये बातें तो तब होगी जब मेवाड़ के इतिहास पर बात करेंगे। मगर मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई राजा किसी दासी के साथ नाजायज संबंध बना लेते थे, उसे अपनी उपपत्नी बना लेते थे, तो ऐसी दासी को कहते थे परदायतें। और अगर ऐसी परदायतों को राजा सोने और चांदी के महंगे आभूषण पहनने की अनुमति दे देते थे, यानी उसका दर्जा रानी के बराबर मान लेते थे, तो ऐसी स्थिति में वो परदायतें पासवान या खवासन बन जाया करती थी। विद्यार्थियों, परदायतें वास्तव में वे दासियां हैं जो राजाओं की उपपत्नियां हैं। परदायतें राजाओं की उपपत्नी हैं, लेकिन विद्यार्थियों अगर इस उपपत्नी को आभूषण पहनने की राजा महाराजा अनुमति दे दे और उसका स्टेटस रानी के बराबर मान ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये परदायतें कहलाती थी पासवान या खवासन। अक्सर इन शब्दों का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि राजस्थान के राजपूत इतिहास को पढ़ते हैं तो अक्सर ये शब्द आते हैं और हमारे विद्यार्थी सोचते रहते हैं कि परदायत क्या है, पासवान क्या है। ये वास्तव में परदायत और पासवान वास्तव में क्या ये दासिया ही है? आपको जानकारी हो ये परदायतें, ये जो परदायतें, ये पासवान, ये खवासन, ये वास्तव में क्या ये दास प्रथा का ही रूप है। जब राजा किसी दासी को अपनी उपपत्नी बना ले, यानी राजा का किसी दासी के साथ नाजायज संबंध हो, तो ऐसी औरत परदायत कहलाती थी। और अगर उस परदायत को गहने पहनने की अनुमति दे दी जाए तो उसे पासवान या खवासन कहा जाता था। आमतौर पर यह शब्द बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर राजस्थान के राजपूत घरानों के अंदर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो पासवान और परदायतें, पासवान और परदायतें, परदायत राजा की उपपत्नी, और अगर उसे हाथ में पैर में सोने चांदी के महंगे आभूषण पहनने की अनुमति देकर उसका दर्जा रानी के कुलंट कर ले, रानी से भले ही नीचे लेकिन रानी के कुलंट कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसे पासवान या खवासने कहा जाता था। और ये पासवान या खवासनों की राजघरानों में एक बड़ी भूमिका होती थी, बड़ा दखलंदाजी इनका राजघरानों के कार्यों में होता था। आपको जानकारी हो मैंने दास प्रथा की बात करी, और मैंने दास प्रथा की बात करी आपको यह समझाया कि राजघरानों में बाकायदा राजलोक नाम का दास विभाग भी होता था। यह दास युद्ध में बंदी के रूप में क्रय विक्रय करके वंशानुगत रूप से किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को गुलाम बनाना, अपना उसकी स्वतंत्रता का आनंद कर लेना, उसकी स्वतंत्रता को कैप्चर कर लेना। विद्यार्थियों, ये दास प्रथा, इस पर रोक लगाई 1832 के अंदर विलियम बेंटिक ने, लेकिन राजस्थान के अंदर रोक लगाई हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। आपको जानकारी हो किसने रोक लगाई? सबसे पहले 1832 में हाड़ौती में बूंदी के महाराव राम सिंह और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने दास प्रथा के ऊपर भी करी है। लेकिन विद्यार्थियों, दास प्रथा के बाद मैं राजस्थान की एक और प्रथा पर आपको लाना चाहूंगा, और राजस्थान की अगली प्रथा के रूप में जिस प्रथा की मैं बात कर रहा हूं, बंधुआ मजदूरी या जिसको कहते हैं सागड़ी प्रथा। ध्यान देना, बंधुआ मजदूरी प्रथा कह दीजिए। आपको जानकारी हो अगली प्रथा के रूप में मैं बात कर रहा हूं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी कह दीजिए, सागड़ी प्रथा कह दीजिए, हाड़ी प्रथा कह दीजिए। हाड़ी प्रथा, हाड़ी राजस्थान का जैसे शब्द है हाड़ी, मारवाड़ी का शब्द है हाड़ी। आपको जानकारी हो बंधुआ मजदूरी प्रथा कह दीजिए, सागड़ी प्रथा कह दीजिए, हाली प्रथा कह दीजिए, हाली नहीं हाड़ी, हाड़ी।
बंधुआ मजदूरी प्रथा कह दीजिए, वैसे हाड़ी है लेकिन लिखने में इसको हाली लिख देते हैं। लिखने में अगर कई किताबों में हाली भी लिखा है तो ऐसा नहीं कि अपने को गलत करना है, तो अपन इसको हाली शब्द भी साथ में आवे तो भी अपने दिमाग के अंदर रखना है। बंधुआ मजदूरी प्रथा कह दीजिए, सागड़ी प्रथा कह दीजिए, हाली प्रथा कह दीजिए। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हम राजस्थान के जिस कल्चर में, जिस परिवेश में पले और बढ़े, वहां कहते हैं कि पूंजीपति लोग, सेठ और साहूकार लोग एक गरीब किसान और गरीब श्रमिक को उधार रकम देते थे। उधार दी गई रकम के बदले या उसके ब्याज के बदले, आपको ध्यान हो, एक तो इंसान की कमाई इतनी नहीं होती थी, किसान जितना कमाता था उससे ज्यादा उसका लगान के अंदर चला जाने का संभावना रहता था। बरसातें होती नहीं थी लेकिन राजघराने, जागीरदार लोग लूटते थे, तो किसान के घर कोई भी काम पड़ता था वो या ऋण के लिए, क्योंकि आज की तरह ऐसे कोई बैंक तो थे नहीं उस समय, आपको जानकारी हो, किसी सेठ और साहूकार की शरण में जब एक किसान या एक गरीब मजदूर जाता था, और वो सेठ साहूकार भी बड़ा होशियार, अब गरीब किसान या गरीब मजदूर वो लेकर आया सूंठ और हमारा साहूकार लिखता था ऊंट, वो लेकर आया कोपरा, और कोपरा मतलब कोपा, और साहूकार लिखता था खोपा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान हो, सूंठ का मूल्य चुकाया जा सकता है लेकिन ऊंट का मूल्य चुक नहीं सकता, कोपरे का मूल्य चुकाया जा सकता है लेकिन खोपे का मूल्य चुक नहीं सकता। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान का वो गरीब किसान, वो गरीब मजदूर कहते हैं कि अपनी बच्ची की शादी, बच्चे की शादी पर अपने किसी भी कार्य के लिए सेठ और साहूकार से ऋण लेकर आया और फिर उसे कह दिया कि मैं तुम्हें हर महीने इसका ब्याज दे दूंगा। अब उसकी जितनी कमाई है उससे ज्यादा ब्याज हो जाता, तो आप सोचिए कि ब्याज ही नहीं चुकता था, नीमी कब चुकेगी। ऐसी स्थिति के अंदर फिर वो शर्त रख देता था साहूकार कि तेरे घर का एक आदमी मेरे यहां पर नौकरी करेगा, और तब तक नौकरी करेगा जब तक तू नीमी पूरी चुका ना दे। हर महीने ब्याज देता रहे, तू ब्याज देता रहेगा तब तक मैं इसको दूंगा कुछ भी नहीं, मतलब मजदूरी नहीं दूंगा, ये काम करेगा और ब्याज तू देता रहे। अब उसकी कमाई है उससे ज्यादा तो ब्याज है, और मान लो अगर कमाई ब्याज से ज्यादा भी है तो इतना कुछ बचता नहीं कि वो पूरी नीमी चुका पाए। जिंदगी भर वो किसान और मजदूर साहूकार की नीमी नहीं चुका पाते थे, और उसके परिवार का कोई सदस्य उस सेठ या साहूकार के या बंधुआ मजदूरी करते थे। बंधुआ मजदूरी सेठ या साहूकार के घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछे करना, उसके धान को साफ करना, और कई बार तो निम्न स्तर के कार्य भी उस गरीब किसान और मजदूर से कराए जाते थे। विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर यह बंधुआ मजदूरी की प्रथा प्रचलित रही, लेकिन आपको जानकारी हो, आजादी से पहले तो इसे खत्म करने की तरफ कोई विशेष प्रयास देखा नहीं गया, क्योंकि जागीरदार लोग थे, वही जो शासन करने वाले लोग थे, वही किसान और मजदूर से बंधुआ मजदूरी कराते थे। सेठ और साहूकार तो कराते ही थे मगर जागीरदार लोग भी कराते थे। ऐसी स्थिति के अंदर आपको जानकारी हो, ऐसी स्थिति के अंदर आजादी से पहले कोई बड़ा प्रयास नहीं देखा गया, लेकिन आजादी के बाद राजस्थान सरकार एक कानून लेकर आई 1961 के अंदर, सागड़ी निवारण अधिनियम। ध्यान देना, राजस्थान सरकार 1961 के अंदर एक कानून लेकर आई और उसका नाम था सागड़ी निवारण अधिनियम 1961। कहते हैं कि राजस्थान सरकार 1961 के अंदर सागड़ी निवारण अधिनियम लेकर आई, और 1961 के सागड़ी निवारण अधिनियम के द्वारा राजस्थान सरकार ने सागड़ी प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। और आज की तारीख में विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, आज की तारीख में राजस्थान के अंदर बंधुआ मजदूरी बिल्कुल ही गैरकानूनी है। किसी भी तरीके से हम बंधुआ मजदूरी को जायज नहीं ठहरा सकते। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से लिए गए ऋण के बदले बिना मजदूरी दिए उसका नौकर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा कानून कहता है इंसान की स्वतंत्रता का आनंद किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता। आप किसी भी इंसान को ऋण देकर जिंदगी भर के लिए उसे अपना नौकर नहीं बना सकते, और अगर कोई ऐसा बनाने का प्रयास करता है तो हमारी सरकार में कानून भी है, और एक व्यक्ति आजाद भारत में उस कानून के दरवाजे को खटखटाने का हक भी रखता है। ये बात अलग है कि हमारी लचर कानूनी व्यवस्था के कारण हमको केवल तारीख पर तारीख मिलती रहती है, और कानून जो है, कानून के दरवाजे पर आम गरीब और आम मजदूर की बहुत ही कम सुनी जाती है। पर विद्यार्थियों, बंधुआ मजदूरी की बात जैसे मैंने करी, इसी तरीके से मैं राजस्थान के अंदर एक और प्रथा के ऊपर आपको लाना चाहूंगा। आपको जानकारी हो, मैंने
बंधुआ मजदूरी की बात की, वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूं बेगार प्रथा की बात। देखो बेगार प्रथा, आमतौर पर बंधुआ मजदूरी और बेगारी दोनों के अंदर हमारा विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज होता है। बेगार प्रथा, बेगार का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी सामंत, कोई भी जागीरदार, कोई भी राजा महाराजा अपनी रैयत से, अपने रौब से, अपने डर से दूसरों से मुफ्त काम कराता था। अपन भी कई बार कहते हैं कि उधार बेगार काटू। देखो बेगार आप इच्छाओं काटना अलग चीज है, लेकिन जागीरदार, सामंत, राजा महाराजा अपनी रैयत से, अपने लठ से, अपने रौब से काम कराते थे, मजदूरी नहीं देते थे। आपको जानकारी हो, मजदूरी नहीं देते थे। शासक, सामंत, जागीरदारों के द्वारा अपनी रैयत से काम कराना। आपको जानकारी हो, शासक वर्ग है, जागीरदार वर्ग है, सामंत वर्ग है, ये लोग अपनी रैयत, अपने रौब से जो है बिना मजदूरी के काम कराते थे। आपको ध्यान हो, बंधुआ मजदूरी में भी यही है, बंधुआ मजदूरी में भी यही है। लेकिन थोड़ा फर्क क्या है कि बेगार प्रथा में रैयत और रौब से कोई जा रहा है रास्ते में, मजदूर या किसान, उसको बुला लिया, क्या जा रे, ए हमारे भैंसा ये न चराया, हमारा बकरा ये न चराया, हमारा भेड़ा न चराया, और मना नहीं कर पाता था क्योंकि वो तो डरता, जो वो तो बाबू जी हुजूरी कर रहा है। आपको जानकारी, वो बाबू बच्चियां करने वाला व्यक्ति, उसको सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती थी। और बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा में क्या है, कोई पूंजीपति, साहूकार जिसने ऋण दे दिया और शर्त रख दी कि जब तक ये ऋण और इसका ब्याज पूरा नहीं चुकेगा तब तक तेरे घर का एक आदमी मेरे यहां पे नौकर रहेगा, मैं मजदूरी दूंगा नहीं क्योंकि मैं मांग रहा हूं तेरे से। अब आप सोचिए, जब तक उसका ब्याज ही ज्यादा होता था, रकम तो चुकना अलग बात है, साहूकार का ब्याज ही ज्यादा है, जब ब्याज नहीं चुकता तो निमी कहां से चुकेगी, और परिवार का सदस्य कभी मुक्ति नहीं हो पाता था। तो ये जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी होती थी। एक तो आदमी पूरा बिजी हो गया, उसको मजदूरी भी नहीं मिल रही, मजदूरी मिले नहीं तो वो मजदूरी हूं निमी चुकाऊं, वो केवल इतरो कहतो के अगर आदमी कॉम करेला ए हमज के ब्याज देना हो नहीं, पर निमी तो देनी पड़े, यहां पर ब्याज आधो ले ला, आदमी कॉम करे। एक तरीके से अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन, ज्यादातर बिना मजदूरी के काम करवाते थे, ज्यादातर मतलब बनता हुआ था आदमी, वहां अपनी इच्छा से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता था। हर व्यक्ति के, हर मजदूर से सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। पर विद्यार्थियों, सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के द्वारा बंधुआ मजदूरी को खत्म किया गया। बेगार प्रथा, कोई भी व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए उससे बेगार कराना, इसका मतलब बेगार प्रथा वास्तव में क्या, मानव का दुर्व्यापार है, मानव का दुर्व्यापार हो रहा है। आप किसी व्यक्ति से बलात् श्रम करवा रहे हैं, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम। देखिए बाल श्रम अलग है, ये बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम। और आपको जानकारी हो, हमारे देश का संविधान जब बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आर्टिकल 23 ये कहता है बेगार प्रथा पूरी तरीके से क्या है, निषेध। आपको पता हो आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा या बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार का निषेध है, और आर्टिकल 24 के अंदर बाल श्रम निषेध है। अगर सवाल आता है बलात् श्रम निषेध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में 23 और बाल श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में है 24, दोनों अपने दिमाग के अंदर रखिए। मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा, बलात् श्रम, ये निषेध है आर्टिकल 23 के अंदर, और आर्टिकल 24 जो है ये रिलेटेड है बाल श्रम निषेध से। ध्यान देना, आर्टिकल 24 है बाल श्रम निषेध और आर्टिकल 23 है बेगार प्रथा निषेध। आपको जानकारी हो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 ये बेगार प्रथा को गैर कानूनी मानता है, और विद्यार्थियों बेगार प्रथा गैर कानूनी, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमसे कोई भी व्यक्ति बेगार नहीं करवा सकता। हम देखो, एक आप इच्छाओं कह रहे अपने क्या ना गांव में लाइया करनो, आप इच्छाओं करना अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती के करना ही पड़े, आर्टिकल 23 के को करनो पड़े। अगर करनो पड़ेला तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पछे कहने वास्ते है।
ध्यान दीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। बेगार प्रथा के बारे में भी आपको ध्यान हो। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के बाद और 1952 के अंदर टीकाराम पालीवाल के काल में जब जमींदारी का उन्मूलन हो गया तो ये बेगारी प्रथा एक तरीके से खत्म हो गई और देश के संविधान ने भी देश की जनता को बेगार प्रथा निषेध के संदर्भ में आर्टिकल 23 के द्वारा संरक्षण प्रदान कर लिया है। ये महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा था आपको जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसी तरीके से मैं राजस्थान के अंदर प्रचलित एक और प्रथा पर आ रहा हूं, समाधि प्रथा। ध्यान देना, राजस्थान के अंदर प्रचलित एक प्रथा है समाधि प्रथा। समाधि, राजस्थान के अंदर प्रचलित एक प्रथा है समाधि प्रथा। आपको जानकारी हो, समाधि आमतौर पर अपनी इच्छा से चाहे जमीन के अंदर बूरे चाहे पौनी रे मई समाधि लेनो, चाहे जल समाधि और चाहे भू समाधि। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, चाहे जल समाधि कह दीजिए चाहे भू समाधि कह दीजिए, चाहे जल समाधि कह दो चाहे भू समाधि कह दो, एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा से भूमि के अंदर समाधि ले ले, एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा से पानी के अंदर समाधि ले ले, तो इस प्रथा को कहते हैं समाधि प्रथा। स्वैच्छिक रूप से समाधि ले लेना। अब आप कहोगे स्वैच्छिक रूप से लिया तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने कल और परसों भी अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि मर्सी किलिंग सुसाइड है। अपनी इच्छा से भी किसी व्यक्ति को मौत को गले लगाने का कोई अधिकार नहीं है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1844 के अंदर जब जयपुर के राजा 1844 के अंदर जब जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे, जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय। विद्यार्थियों, वो सवाई राम सिंह सेकंड जिसके काल में जयपुर का रंग गुलाबी हुआ, वो सवाई राम सिंह सेकंड जिसके काल में ब्लू पोट्री राजस्थान में आई, वो सवाई राम सिंह सेकंड जिसके काल में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए, वो सवाई राम सिंह सेकंड जिसके काल में रामनिवास बाग में जयपुर जंतवाले की स्थापना हुई, वो सवाई राम सिंह सेकंड जिसके काल में राजस्थान का पहला, आपको जानकारी हो, पारसी रंगमंच राम प्रकाश थिएटर स्थापित हुआ, वो सवाई राम सिंह द्वितीय जिसके काल के अंदर 1857 में मदरसा हुनरी की स्थापना हुई, वो सवाई राम सिंह द्वितीय, आपको जानकारी हो, जिसके काल में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की नींव रखी गई। बहुत सारी बात है, बात जितनी बताऊं उतनी कम है, लेकिन सवाई राम सिंह सेकंड के काल की बात कर रहा हूं। और 1844 के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड के काल में इसके प्रशासक थे मेजर जॉन लुडलो। क्योंकि सवाई राम सिंह सेकंड छोटी उम्र में राजा बन गया, तो इसके प्रशासक बनकर देखो, सवाई राम सिंह सेकंड का काल जयपुर में 1835 से 1880, 45 साल ये जयपुर का राजा रहा। लेकिन 1844 जिस साल की मैं बात कर रहा हूं, वैसे 6-7 महीने का था तब से ये राजा, क्योंकि कहने को तो राजा घोषित कर दिया, लेकिन ये बच्चा था, और बच्चा था, बड़ा होते अभी टाइम है, इसलिए इसका प्रशासक बनकर एक अंग्रेज अधिकारी आया, मेजर जॉन लुडलो। और मेजर जॉन लुडलो ने जयपुर रियासत के अंदर समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ध्यान देना, समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। 1844 के अंदर जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड के काल में उसके प्रशासक बनकर आए मेजर जॉन लुडलो, और मेजर जॉन लुडलो के प्रयासों से इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन विद्यार्थियों, पूरी तरीके से यह प्रथा समाप्त नहीं हो पाई। 1861 के अंदर जयपुर रियासत में कानून के द्वारा 1861 के अंदर जयपुर रियासत ने कानून द्वारा इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1861 के अंदर कानून के द्वारा जयपुर रियासत में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। 1861 में भी राजा वही है, सवाई राम सिंह सेकंड। पहले समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। 1844 में जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड के प्रशासक बनकर आए थे मेजर जॉन लुडलो, उन्होंने इस समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, और फिर 1861 में कानून के द्वारा जयपुर रियासत के अंदर इस समाधि प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इस समाधि प्रथा को एक तरीके से गैरकानूनी मान लिया गया, इस समाधि प्रथा को गैरकानूनी मान लिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे को समाधि प्रथा के बारे में भी ध्यान रखनी है। 1861 में जयपुर रियासत ने कानून के द्वारा समाधि प्रथा को एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि ये समाधि प्रथा जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। ध्यान दीजिएगा। और आजादी के बाद तो अब
मर्सी किलिंग एक तरीके से सुसाइड है। और मैं जब समाधि प्रथा की बात कर रहा हूं तो मैं राजस्थान के जैन समाज में, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जैन समाज, खास तौर से चाहे वो तेरापंथियों में है चाहे वो दिगंबर जैनों में है, एक प्रथा है संथारा। संथारा का मतलब होता है, आम तौर पर जैन धर्म ने इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा है, जैन धर्म इसको धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। और जैन धर्म के अंदर आम तौर पर बुजुर्ग, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग 50-60 साल का वो भी, 70-80 साल का वो भी, एक व्यक्ति अन्न और जल का बिल्कुल त्याग कर ले, एक व्यक्ति अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर ले ता उम्र के लिए, ध्यान देना, पूरी उम्र के लिए। अब आप कहोगे कि पूरी उम्र के लिए अन्न और जल का त्याग किया, फिर जिएगा कैसे? तो बात यही है कि अन्न और जल का तब तक त्याग जब तक कि मृत्यु का वरण न कर लूं। तो बताइए विद्यार्थियों, फिर ये सुसाइड है कि नहीं है? जैन धर्म के कई लोग इसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि संथारा प्रथा जायज होनी चाहिए। आज से 2-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी इसका मामला गया, राजस्थान के जयपुर से मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा संथारा प्रथा भी वैसे ही गैर कानूनी मानी जानी चाहिए। संथारा प्रथा का अलग से जिक्र नहीं है, पर संथारा प्रथा का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भले ही आपने विकसित कर लिया, लेकिन जिस जिंदगी को भगवान ने दिया आदमी को, भले ही बुढ़ापे के अंदर और अपने जिंदगी की अंतिम सांस तक खुद मरने का हक नहीं होना चाहिए। खुद मरने का हक नहीं हो सकता, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति संथारा करता है, दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को उकसाने के लिए उसके पुत्र कह सकते हैं दादाजी आपके दोस्त ने संथारा किया, आप नहीं करोगे क्या? आपको जानकारी हो, इसका मतलब एक तरीके से प्रेशर आर्टिफिशियल प्रेशर डेवलप हो रहा है। आर्टिफिशियल प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने जिंदगी दी है, ये जिंदगी लेने का हक भी केवल उसी परमात्मा को है। विद्यार्थियों, राजस्थान के जैन समाज में यह प्रथा प्रचलित है, और इसका प्रमाण अगर आप भारतीय इतिहास में ढूंढोगे तो भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य काल के एक राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको जानकारी हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, और जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर उसने संथारा कर लिया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर, ध्यान देना, श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा कर लिया। संथारा के लिए एक शब्द और भी आता है, सल्लेखना। चाहे आप संथारा कहिए चाहे सल्लेखना कहिए, यह संथारा या सल्लेखना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और 298 ईस्वी पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संथारा या सल्लेखना के कारण हो गई। कहते हैं कि उसने अन्न और जल का तब तक त्याग कर लिया जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की मौत नहीं हो गई। और विद्यार्थियों, मौर्य काल को तो 2200-2300 साल हो गए। मैं तो आजाद भारत का भी एक उदाहरण दे सकता हूं। अब आप कहोगे जैन समाज के उदाहरण तो भरे पड़े हैं, अभी क्या 5 साल पहले ही कईयों ने संथारे किए, अखबारों में खूब पढ़े होंगे। लेकिन मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा भारत के मशहूर क्रांतिकारी जो हमेशा से विवादों का विषय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। आपको जानकारी हो, भारत के मशहूर क्रांतिकारी वीर दामोदर सावरकर, उनकी मृत्यु भी किसके कारण हुई? संथारा के कारण हुई, सल्लेखना के कारण हुई। विद्यार्थियों गौर फरमाइएगा, वीर सावरकर ने भी संथारा किया, लेकिन वीर सावरकर ने संथारा किया इसका मतलब संथारा जायज है? नहीं। हमारा अपना मत है, और हमारा अपना मत कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार नहीं है, न व्यक्ति आत्महत्या कर सकता। मृत्यु तभी होनी चाहिए जब भगवान प्राण ले ले। अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं, चाहे जिंदगी का बड़े से बड़ा दुख भी आकर आपको घेर ले। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये जिंदगी जीने के लिए है, और दुख आया इसका मतलब भगवान चाहता है कि आपके सामने बड़ी परीक्षा है, आप उसमें सफल हो। ये संथारा प्रथा के ऊपर मैंने बात की, इसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, भारतीय संविधान और भारत का जो आईपीसी है वो हमें किसी भी तरीके से इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं देता, तो सीधी सी बात है संथारा भी गैर कानूनी है। विद्यार्थियों, इसको डिस्क्राइब करने वाले लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर
जब मैं प्रथाओं का जिक्र करता हूं, मैं एक और प्रथा पर आपको लाना चाहूंगा, डावरिया प्रथा। ध्यान देना, राजस्थान की धरती पर एक प्रथा रही डावरिया। ये डावरिया प्रथा क्या है, जरा ध्यान दे। राजस्थान की धरती पर एक प्रथा रही डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा का मतलब है जब राजस्थान के राजा महाराजा और जागीरदार के लड़कियों की शादी होती थी तो अपनी लड़की के साथ दहेज के अंदर वे कुछ कुंवारी कन्याओं को भी भेजते थे जिन्हें डावरिया कहते थे, और इस प्रथा को डावरिया प्रथा कहा गया। ध्यान देना, राजस्थान के जागीरदार, सामंत, राजा महाराजा, राजस्थान के जागीरदार कह दो, राजा महाराजा कह दो, सामंत कह दो, ये अपनी लड़की की शादी पर, अपनी लड़की की शादी पर दहेज के अंदर कुछ कुंवारी कन्याओं को भी भेजते थे, और भेजने का उद्देश्य यह होता था कि ये मेरी लड़की के साथ जा रही है, राजकुमारी के साथ जा रही है, तो राजकुमारी की दासी बनकर रहेगी, और राजकुमारी के, आपको ध्यान हो, अगर इस प्रथा का जिक्र करता हूं तो आपको अयोध्या की मंथरा की याद जरूर आएगी जो कैकेयी के साथ आई थी। और विद्यार्थियों, फिर क्या हुआ आपको पता ही है, आपको जानकारी हो, लड़की की शादी पर दहेज के अंदर कुछ कन्याएं भेजी जाती थी, और ये जो कन्याएं भेजी जाती थी, इन कन्याओं को क्या कहते थे, ये कन्याएं कहलाती थी डावरिया, और इसलिए इस प्रथा को कहते हैं डावरिया प्रथा। विद्यार्थियों, आजादी से पहले किसी रियासत में इसको सीमित या समाप्त पूरी तरीके से क्या समाप्त करने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन आजादी के बाद, अब आजादी के बाद तो आपको ध्यान हो, जागीरें ही चली गई, राजा महाराजाओं के राज भी चले गए, राजा महाराजाओं के राज चले गए, जागीरदारों की जागीरें चली गई, तो फिर ये डावरिया प्रथा भी समय के साथ, आजादी के बाद इसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, क्योंकि अब भारतीय संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत हमको जैविक और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण डावरिया प्रथा के ऊपर भी मैंने चर्चा करी। डावरिया प्रथा की तरह ही राजस्थान के अंदर एक और प्रथा रही, औरतों व लड़कियों का क्रय विक्रय। आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर मानव बाजार लगता था कई स्थानों पर, औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय, मतलब औरतों और लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता था। और जब मैं औरतों और लड़कियों के क्रय और विक्रय की चर्चा यहां पर करता हूं तो विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर औरतों और लड़कियों के बाजार राजस्थान के अंदर लगते थे, और राजस्थान की कोटा रियासत के अंदर औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर एक कर भी लिया जाता था, चौथान। जरा ध्यान देना, कहते हैं कि राजस्थान की कोटा रियासत में एक कर लिया जाता था जिसका नाम था चौथान कर, और यह चौथान कर विशेष रूप से लिया जाता था औरतों और लड़कियों के क्रय और विक्रय के ऊपर। विद्यार्थियों, कोटा देखो, कन्यावध पर भी रोक कोटा ने लगाई थी ना, तो कन्याओं के क्रय विक्रय पर भी रोक कोटा ने लगाई। कहते हैं कि 1831 के अंदर कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय ने इस प्रथा को समाप्त किया, लेकिन यह प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो नहीं पाई। ध्यान देना, राजस्थान के अंदर कोटा में कैसे कन्यावध भी आपको ध्यान है, कोटा के अंदर कन्याओं के क्रय विक्रय, कन्याओं और औरतों के क्रय विक्रय पर, कन्याओं के क्रय विक्रय पर 1831 में रोक लगी, पर अधिक प्रभावी नहीं हो पाई, रोक पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई, केवल कानून बनकर रह गया। और फिर 1847 के अंदर जयपुर रियासत में महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में, जयपुर के अंदर महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में एक इश्तिहार, मतलब एक पैम्पलेट जारी करके इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। इस प्रथा को एक इश्तिहार जारी करके अवैध घोषित किया गया, गैर कानूनी इस प्रथा को जो है वो घोषित किया गया। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, यह प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई। मैं कुल मिलाकर यह बताना चाहूंगा कि
औरतों और लड़कियों का क्रय विक्रय राजस्थान के अंदर एक आम बात रही। कोटा के अंदर औरतों और लड़कियों के क्रय विक्रय पर एक कर भी वसूला गया जिसको चौथान कर कहा गया। कोटा के अंदर कन्याओं के क्रय विक्रय पर 1831 के अंदर रोक लगी। उस समय कोटा के महाराव, आपको जानकारी है, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर, देखो एक बात बता रहा हूं, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर 1831 में रोक लगी पर ज्यादा प्रभावी नहीं हुई। 19वीं शताब्दी का अगर आप मध्य देखोगे ना तो कोटा में भी राम सिंह, बूंदी में भी राम सिंह, जयपुर में भी राम सिंह, ये अलग अलग आदमी है लेकिन नाम सेम है। तो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड के काल में 1831 में कोटा में कन्याओं के क्रय विक्रय पर रोक लगी लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं हुई। 1847 में जयपुर के महाराव सवाई राम सिंह सेकंड के काल में एक इश्तिहार जारी कर इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया, लेकिन विद्यार्थियों ये भी ज्यादा प्रभावी जो है वो हो नहीं पाई। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको कई सारी प्रथाएं बताई है, कुछ और छोटी छोटी प्रथाएं जो रही है उनके ऊपर भी बेसिक बात अपन कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एक प्रथा रही नाता प्रथा। नाता प्रथा का मतलब है किसी औरत का पुनर्विवाह। आपको जानकारी हो, कोई या तो जैसे विधवा औरत है उसकी दूसरी शादी, और या फिर शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर, मतलब जिसका विधवा की जगह मैं कह सकता हूं, या फिर जो सधवा औरत है वो अपने पति को छोड़कर अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहे तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रथा को हम कहते थे नाता प्रथा। दोनों ही केस में या तो औरत के पति की मौत हो गई, वो विधवा औरत अपने घर परिवार वालों की मर्जी से, और जब दूसरी बार शादी होती थी ना तो उस औरत को दूसरी बार तेल नहीं चढ़ता था। हमारे यहां तो कहावत है, सिंही गमन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। उस औरत को घर के पीछे के दरवाजे से विदा करते थे, केवल एक दूसरे के गले में माला पहनाकर शादी हो जाया करती थी। विद्यार्थियों इस प्रथा को, यह आज भी होता है, आज भी कई समाजों के अंदर इस प्रकार की नाता प्रथा है। नाता प्रथा कई जगह जायज भी है, कई जगह नाजायज भी है, अलग अलग इसके दृष्टिकोण है और अलग अलग एस्पेक्ट में फैसला। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हर परिस्थिति में गलत है। जहां औरत के पति की मौत हो गई और उस औरत का पुनर्विवाह हो रहा है, उस औरत को भी सम्मान से जीने का अधिकार है, उस औरत का नाता होता है। लेकिन गौर करिए, नाता जैसा शब्द की जगह वो विवाह जैसा शब्द ही ज्यादा उचित प्रतीत होता है। पर विद्यार्थियों, आदिवासी समाज में अगर आप देखोगे ना तो आदिवासियों के अंदर दो शब्द प्रचलित है। आदिवासियों में एक शब्द नाता और दूसरा शब्द नतारा। आदिवासियों में एक शब्द नाता और एक शब्द नतारा। अगर कोई सधवा अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को छोड़कर, देखो आम समाज में तो एक ही शब्द नाता, लेकिन सधवा औरत पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो इसे कहते हैं नाता, और वही कार्य अगर एक विधवा औरत करे तो उसे कहते हैं नतारा। विधवा औरत जब दूसरे व्यक्ति से शादी करे, मतलब पुनर्विवाह करे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जानकारी हो, ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रथा को कहा गया नतारा। तो नाता भी है, नतारा भी है, नाता भी और नतारा भी है। विद्यार्थियों, नाता और नतारा, जब सधवा औरत पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो नाता, और जब विधवा औरत दूसरे व्यक्ति से विवाह करे तो इसे कहते हैं नतारा। आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर ये नाता और नतारा की बात करी तो आदिवासी समाज के अंदर एक और प्रथा है छेड़ा फाड़ना। परीक्षा में सवाल आवे, आदिवासियों में छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या है? ये एक तरीके से दाम्पत्य विच्छेद की प्रथा है, तलाक की प्रथा है, छेड़ा फाड़ना। जैसे कई आदिवासी समाज, भील मीणा, कई जो आदिवासी बैकग्राउंड के इलाके हैं, वहां एक प्रथा यह है कि एक आदमी अपनी औरत के साड़ी के दुपट्टे का कपड़ा फाड़कर और उस औरत के हाथ में रख दे, तो इस समाज के सामने, पंचायत के सामने, तो इस प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। मतलब दुपट्टे को फाड़कर उसका कपड़ा औरत के हाथ में रखा, छेड़ा फाड़ना। और छेड़ा फाड़ने को तलाक माना जाता है, और तलाक होने के बाद वो औरत अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर अपने इच्छित मार्ग पर चलती है, और जो व्यक्ति उस घड़े को नीचे रखता है उस आदमी के साथ उस औरत का विवाह हो जाता है। विद्यार्थियों, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे समाज का कोई भी आदमी आके घड़े को नीचे रख लोगे,
बिल्कुल पहले से कि भाई समाज का ही कोई आदमी वो घड़े को नीचे लेते और वहां शादी हो जाती है। विद्यार्थियों, इस प्रथा को छेड़ा फाड़ना कहते हैं, और ये छेड़ा फाड़ना प्रथा तलाक की प्रथा एक तरीके से मानी जाती है। मैं राजस्थान के राजघरानों में आपको ध्यान हो केसरिया और जौहर जैसी प्रथाएं भी है, पर उसका जिक्र अभी नहीं करूंगा, वो राजस्थान के दुर्ग शीर्षक के अंदर आप लोग जो है वो पढ़ोगे। एक दो शब्द आपको और यहां पर बताना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर सांसी समाज के अंदर औरत के चरित्र की परीक्षा लेने की प्रथा क्या कहलाती है? कुकड़ी प्रथा। राजस्थान के अंदर सांसी समाज के अंदर एक प्रथा प्रचलित है जिसको कहते हैं कुकड़ी प्रथा, और इस कुकड़ी प्रथा के अंदर औरत का कैरेक्टर टेस्ट किया जाता है, चरित्र की परीक्षा जो है वो की जाती है। आपको जानकारी हो, ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखें कि एक औरत के चरित्र की परीक्षा जो सांसी समाज में होती है, इस कुप्रथा को क्या कहते हैं? इस कुप्रथा को कुकड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये मैंने बहुत सारी जो राजस्थान के अंदर सामाजिक कुरीतियां थी उनकी चर्चा मैंने करी है। फिर किसी दिन अगर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो राजस्थान में ऐसे टर्म्स भी बहुत सारे हैं, ऐसे शब्द भी बहुत सारे हैं। मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूं, बताइएगा जरूर। किसी वीडियो में जब आऊंगा तो आपको इन टर्म्स का मतलब बताऊंगा। मैं कुछ शब्द यहां पे लिख रहा हूं बोर्ड में, आप ढूंढना आराम से, और अगर आपको उत्तर मिले तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मैं कुछ शब्द आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, असाइनमेंट दे रहा हूं, ध्यान देना। कुछ शब्द दे रहा हूं और ये शब्द आपका होमवर्क है, ध्यान दीजिए। पहला एक शब्द है मातमी। मातमी होना क्या होता है? दूसरा शब्द लिख रहा हूं मौताना। मौताना की रस्म क्या है? तीसरा शब्द लिख रहा हूं बारोठिया होना। बारोठिया होना क्या है? चौथा लिख रहा हूं टीका दौड़ क्या है? टीका दौड़। पांचवा लिख रहा हूं साका। साका क्या है? विद्यार्थियों, ये जितने मैंने शब्द लिखे ना, मातमी क्या है, बारोठिया होना क्या है, टीका दौड़ क्या है, मौताना क्या है, विद्यार्थियों गौर करिए। इन शब्दों का मतलब अगर आपको पता हो तो निश्चित रूप से आप लोग जो है वो बताने का प्रयास करना। गौर करिए, और आपको जानकारी हो, ये 5 शब्द अभी मैं आपको देकर जा रहा हूं। 5 शब्द ये, और फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो 5-7 दूसरे शब्द, 10-12 शब्द आपको एक अलग छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इन 5 शब्दों का उत्तर आपको आ रहा हो तो निश्चित रूप से बताइएगा। इन 5 शब्दों के अलावा साके की बात की है तो केसरिया और जौहर का मतलब भी बता दीजिए। केसरिया क्या है, जौहर क्या है? विद्यार्थियों ध्यान दें, ये शब्द जो मैंने लिखे हैं यहां पर, गौर करिएगा। मातमी, मौताना, बारोठिया, टीकादोड़, साका, केसरिया, जौहर, ये शब्द अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने सुने हो, तो निश्चित रूप से इन शब्दों के बारे में भी आपके उत्तरों का जो है वो स्वागत है। मैं अगली कड़ी के अंदर फिर एक अगले शीर्षक के साथ में आपसे जल्द मिलने वाला हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।